ओके, आपने ऐड देखा है? बाकी सब तो उड़ गया, लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारी न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के साथ। इस बजट में 12 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन कोई एग्जम्पशंस और डिडक्शंस भी नहीं है। मतलब सारे एग्जम्पशंस डिडक्शन उड़ गए, लेकिन एक बच गया, 80CCD2, जो जुड़ा हुआ है एनपीएस से। एनपीएस बाकी रिटायरमेंट और पेंशन जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि पीपीएफ या ईपीएफ, उनके कंपैरिजन में एनपीएस के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको पूछूं कि एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन गलत जवाब। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। आप में से जो लोग एनपीएस को अपने इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शंस में कंसीडर ही नहीं कर रहे, उन्हें एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूं। ये देखिए, ये है एनपीएस का सब्सक्राइबर बेस जो हर साल बढ़ रहा है और करीब 2 करोड़ लोग अभी एनपीएस में इनरोल्ड है। 2020-21 में जब न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च हुई थी, उस समय एनपीएस में अपनी स्वेच्छा से ऑल सिटीजन मॉडल के तहत जो लोग रजिस्टर हो चुके थे, उनका नंबर था 16 लाख, जो आज बढ़कर 2.5 गुना ज्यादा हो चुका है 41 लाख। और ना सिर्फ ये नंबर बढ़ा है, इन लोगों ने जितना पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट किया है वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 2020-21 में नंबर था 22,000 करोड़ रुपए, जिससे 3.5 गुना बढ़कर ये नंबर अब हो चुका है 70,000 करोड़ रुपए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आखिर क्यों इतने सारे लोग, जिनको ना गवर्नमेंट ने फोर्स किया है ना उनके कॉर्पोरेट ने फोर्स किया है, अपनी इच्छा से एनपीएस अकाउंट खुलवाकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? एनपीएस में आखिर कौन अकाउंट खुलवा सकता है और कैसे खुलवा सकता है? एनपीएस के टियर 1 और टियर 2 अकाउंट में क्या डिफरेंस है? इसमें सालाना कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एनपीएस में इन्वेस्ट करने की कौन कौन सी टैक्स बेनिफिट्स हैं? एनपीएस को दुनिया की लोएस्ट कॉस्ट पेंशन स्कीम क्यों बोला जाता है और इसमें कितने रिटर्न्स बनते हैं? एनपीएस में जो आप पैसा डालते हैं वो कहां इन्वेस्ट होता है और किस रेट से ग्रो होता है? एनपीएस के फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं और क्या इन फंड मैनेजर को हम अपने चॉइस के हिसाब से बदल भी सकते हैं? पार्शियल विड्रॉल्स के क्या रूल हैं, रिटायरमेंट विड्रॉल्स के क्या रूल हैं, इनके क्या टैक्स इंप्लीकेशन है, एनवीटी क्या होती है और रिटायरमेंट पर हमें कितनी पेंशन मिलेगी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हम एनपीएस और म्यूचुअल फंड में कंपेयर करें तो तराजू का पलड़ा किस और भारी होगा? ये सभी को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। एंड चूंकि मैं अकेला इनफ क्वालिफाइड नहीं हूं एनपीएस के बारे में कुछ विशेष ओपिनियन और जानकारी देने के लिए, हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिन जोशी है। मैं प्रोटी ईगव टेक्नोलॉजीज में नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना का बिजनेस डेवलपमेंट को हेड करता हूं। करीब 27-28 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखता हूं। मैं इस कंपनी के साथ तब से जुड़ा हूं जब हम डिपॉजिटरी का काम करते थे। डिपॉजिटरी में इंस्पेक्शन टीम के साथ में था, बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ था। उसके बाद में हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का काम किया, उसमें मैं था। फिर हमने 2008 से एनपीएस का काम शुरू किया, नेशनल पेंशन सिस्टम के हम रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बने, तो तब से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ भी इन्वॉल्व हूं। जागरूक जनता, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए सारे टाइम स्टैम्प्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एनपीएस की ये मास्टर क्लास। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जागरूक आरजे, और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। एनपीएस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई एक पेंशन स्कीम है, जिसे शुरू किया गया था 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और बाद में 2009 आते आते इसे देश में सभी के लिए ओपन कर दिया गया। अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं लूजली कंपेयर करूं तो एनपीएस को आप मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को इक्विटी और अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर और नीचे जाती है और उसके अकॉर्डिंग डेली एनएवी पब्लिश की जाती है। जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उस दिन की एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो एनपीएस का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर तो एक म्यूचुअल फंड के तरह ही है, लेकिन जहां तक बात आती है इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी की, टैक्सेशन की, विड्रॉल प्रोसेस की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्पस की, वो बिल्कुल ही अलग है। एनपीएस का प्राइमरी पर्पस है रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सेविंग। वीडियो में इससे पहले कि हम इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल, बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन की बात करें,
एनपीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एनपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई एक पेंशन स्कीम है और इसे रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए ने इसका एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड कीपिंग और कस्टमर सर्विस की जिम्मेदारी दे रखी है सीआरएस को, यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। एज ऑन मेकिंग दिस वीडियो अभी 3 सीआरएस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है प्रोटीएन, जो पहले एनएसडीएल कहलाता था। मैं ये बताना चाहूंगा कि 1996 में जब एनएसडीएल बना था डिपॉजिटरी का काम शुरू करने के लिए, तो वो यही कंपनी थी जिसका नाम आज प्रोटीएन है। जहां तक हम एनपीएस की बात करें, हम सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी हैं पूरे सिस्टम के। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आप बोल सकते हो रीढ़ की हड्डी होती है। तो जैसे स्पाइन हम बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम को खड़ा रखने के लिए एक रीढ़ की हड्डी जरूरत होती है, तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी वही काम करती है। चाहे आपके फंड मैनेजर हो, चाहे एएसपीज हो, चाहे आपके पीओपीज हो, सारे के सारे हमारे से कनेक्टेड होते हैं और हमारे थ्रू ही सबको जो सारी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि किसको क्या एक्टिविटी करनी है किस अकाउंट की। तो हमारा जो रोल है सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है पूरे सिस्टम में, टू इंश्योर दैट सिस्टम इज अप एंड रनिंग। सारे सब्सक्राइबर्स के अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, उनके डेली यूनिट का वैल्यूएशन हम करते हैं, अकाउंट में किसी ने कुछ चेंज कराना है वो हमारे सिस्टम में होता है, लोगों ने विड्रॉल करने हैं, चाहे पार्शियल विड्रॉल करने हैं, चाहे फाइनल विड्रॉल करना है, चाहे डेथ के केस में अनफॉर्चुनेट कोई अगर होता है तो वो करना, वो सारा का सारा प्रोटीएन सीआरए के सिस्टम के थ्रू ही होता है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 97% ऑफ जो एनपीएस और एपीवाई का बेस है वो सारे के सारे अकाउंट्स प्रोटीएन सीआरए के पास ही है। एनपीएस अकाउंट ओपन करने से लेकर इन्वेस्टमेंट से विड्रॉल तक सभी कुछ आप ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं सीआरए की वेबसाइट पर, जो कि है enps.nsdl.com। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में इतने कंफर्टेबल नहीं है तो एनपीएस में नोडल ऑफिसेज और पीओपीज की सुविधा भी अवेलेबल है, जो सीआरए और सब्सक्राइबर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। इन पीओपीज या पीओपी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाकर भी आप एनपीएस से जुड़ी हुई सारे अपने काम कर सकते हैं। एनपीएस में आप जितना भी पैसा निवेश करते हैं वो सारा के सारा जाता है एनपीएस ट्रस्ट में। अब इस पैसे को इन्वेस्ट करने और बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है पेंशन फंड मैनेजर्स को। एज ऑन मेकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबर्स के पास कुल 11 पीएफएम्स का ऑप्शन है चुनने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं एनवीटी सर्विस प्रोवाइडर्स। इनका काम होता है एनपीएस में एग्जिट के बाद एनवीटीज प्रोवाइड करना। ये एन्युटीज क्या होती है, कितनी पेंशन बनती है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में कुछ देर में बात करेंगे। तो देखिए, एनपीएस में 3 तरह के मॉडल होते हैं। सबसे पहला होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एनरोल करते हैं और मोस्ट केसेस में ये मैंडेटरी होता है। दूसरा आता है कॉर्पोरेट एनपीएस। प्राइवेट सेक्टर की वो कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को पेंशन और एनपीएस की सुविधा देती है, उनके एम्प्लॉयज भी कॉर्पोरेट एनपीएस के तहत एनरोल होते हैं, जिसमें वो खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। एंड लास्टली आता है ऑल सिटीजन मॉडल, जो देश के हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से लेकर 70 साल के बीच है उनके लिए ओपन है और वो सभी खुद से अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और सेल्फ उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस ओनर हो या स्टूडेंट ही क्यों ना हो। इनफैक्ट एनआरआईज भी एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले बजट में जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं, एनपीएस वात्सल्य नाम की एक स्पेशल स्कीम भी लाई गई है, जो बच्चों के गार्जियन ओपन और ऑपरेट करते हैं और एक बार बच्चा 18 साल से ज्यादा का हो जाता है तो ये एनपीएस वात्सल्य अकाउंट नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी ओनरशिप बच्चे को ट्रांसफर कर दी जाती है। ऑल सिटीजन मॉडल के तहत किसी भी इंडिविजुअल के लिए एनपीएस में अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है। आपको जाना है ईएनपीएस की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप एज अ इंडिविजुअल सब्सक्राइबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप आधार या इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू आसानी से एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपनी डिटेल भरनी है और एज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अगर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ऐप से खोलते हो तो ई एनपीएस हम उसे बोलते हैं, उसके थ्रू आपके वो चार्जेस बच जाते हैं। मगर फिर भी अगर आप देखोगे तो एनपीएस में चाहे पीओपी के चार्जेस को इंक्लूड करो या ना करो, हर जगह से अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में इससे ज्यादा चीप और सस्ती पेंशन की कोई भी प्रणाली नहीं है। तो वो जो चार्जेस हैं दोस आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे बहुत नेग्लिजिबल चार्जेस होते हैं। अकाउंट ओपन करने के साथ ही आपको एक 12 डिजिट का प्रैन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलोकेट कर दिया जाता है। अगर एज ए कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आप ये अकाउंट खोल रहे हैं तो आपका जो प्रैन नंबर जनरेट हुआ है, बाद में मान लीजिए आपने वो जॉब छोड़ भी दी, तब भी वही नंबर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में चले जाइए, आप आज एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, कल को आप बोलते हैं कि भाई ठीक है मेरे को अपना बिजनेस करना है, मेरे को नौकरी नहीं करनी है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो आप जहां भी जाओगे इकोसिस्टम में ये नंबर आपके साथ चलेगा।
तो इसको कई बार हम लोग ये बोलते हैं ये प्राण नहीं प्राण है। तो जब तक आप हैं, आपने एक बार अकाउंट खुलवाया, जब तक आप चाह रहे हैं, ये नंबर आपके साथ मूव करता रहेगा। एनपीएस में आपको दो टाइप के अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए आपके पास टीयर 1 अकाउंट का होना मैंडेटरी है। टीयर 1 अकाउंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट प्लानिंग, वहीं टीयर 2 अकाउंट को आप एज अ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या एज अ ऑल्टरनेटिव टू टिपिकल म्यूचुअल फंड्स यूज कर सकते हो। तो टीयर 1 अकाउंट एक परमानेंट और प्राइमरी अकाउंट है, वहीं टीयर 2 अकाउंट वॉलंटरी या ऑप्शनल है। टीयर 1 अकाउंट में किया गया इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड के अंतर्गत लॉक्ड रहता है और उसमें विड्रॉल या एग्जिट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करना पड़ता है। टीयर 2 में आप बिना किसी रूल रेगुलेशन के, बिना किसी लॉक इन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आवश्यक है। टीयर 2 में ये इन्वेस्टमेंट है 250 रुपीज। टीयर 1 में मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए का हर साल करना होता है एंड मिनिमम एक कंट्रीब्यूशन हर साल करना ही होता है। वहीं टीयर 2 अकाउंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सब्सक्राइबर के ऊपर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल में जैसा हमने बोला मिनिमम जो 1000 है वो आपने डालना है, बाकी आप रोज चाहे डालना चाहे रोज डाल दीजिए, महीने में डालना चाहे महीने में डालिए, साल में एक बार डालना चाहे एक बार डालिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। टीयर 1 अकाउंट में नॉमिनल एएमसी चार्जेस होते हैं, टीयर 2 अकाउंट में कोई एएमसी चार्जेस भी नहीं है। टीयर 2 में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसे आप टीयर 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ टीयर 1 अकाउंट में ही आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, टीयर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। एनपीएस में इन्वेस्ट किया गया पैसा 4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है। ये एसेट क्लासेस है ECGA। ई माने इक्विटी, जिसमें हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी। सी माने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसमें मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न मिलते हैं। जी जो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज, सबसे लो रिस्क और लोअर रिटर्न भी। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए, जो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसके अंदर आते हैं CMBS, MBS, रीट्स, इन्विट्स वगैरह। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है और रिटर्न की उम्मीद भी सबसे ज्यादा की जा सकती है। जब भी आप एक एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो आपको दो चीजें चुनने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला आप चुन सकते हैं अपना PFM यानी पेंशन फंड मैनेजर, जिसके लिए आपके पास 11 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इनको किस तरह से कंपेयर करना है और इनमें से कौन सा आपके लिए सही रहेगा, ये जानने के लिए वीडियो को थोड़ा आगे तक देखिएगा। एंड सेकंड, आपको चुनना होता है बिटवीन एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आपका फंड इन 4 एसेट क्लासेस में किस तरह से डिवाइड होगा वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है एज पर योर एज, वेयर एज एक्टिव चॉइस में कंट्रोल आपके पास होता है एंड आप डिसाइड करते हैं कि आपका पैसे का कितना प्रतिशत इक्विटीज में जाएगा, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा, एक्सेट्रा। चलिए इन दोनों चॉइसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर आप एज अ एनपीएस सब्सक्राइबर ऑटो चॉइस चुनते हैं तो उसमें आपको फर्दर 4 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड चुनते हैं यानी LC75, तो उसमें 35 साल की उम्र तक 75% इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटीज में रहता है एंड वो धीरे धीरे कम होते हुए बाय एज ऑफ 55 घटकर हो जाता है 15%। अगर आप मॉडरेट वाला ऑप्शन LC50 चुनते हैं तो 35 की एज तक मैक्सिमम 50% आपका जो निवेश है वो इक्विटीज में रहता है एंड बाय एज ऑफ 55 वो घटते घटते हो जाता है 10%। ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता रहता है। एंड बाय द वे, अगर आप ऑटो चॉइस चुनते हैं तो यही वाला ऑप्शन एज अ डिफॉल्ट लागू होगा और आप इसको जब तक चेंज नहीं करेंगे। थर्ड आता है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। वो लोग जो इक्विटीज में अपना एक्सपोजर कम रखना चाहते हैं, जिनका मार्केट के ऊपर नीचे होने से दिल ऊपर नीचे हो जाता है, उनके लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें 35 की उम्र तक इक्विटीज में मात्र 25% निवेश होता है और वो भी कम होते होते बाय एज ऑफ 55 घटकर रह जाता है मात्र 5%। लेकिन आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं, हम तो खतरों के खिलाड़ी, हम तो इससे ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। तो उनके लिए रिसेंटली एक नया ऑप्शन भी लॉन्च हुआ है जिसे बोला गया है बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड। इसमें टिल एज ऑफ 45 आपका 50% एक्सपोजर रहता है इक्विटीज में और वो घटते घटते ज्यादा नहीं घटता, बाय एज ऑफ 55 35% फिर भी इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहता है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, रेगुलर मार्केट न्यूज वगैरह फॉलो नहीं करते, उनके लिए परफेक्ट है एनपीएस के इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनकर रिलैक्स्ड हो जाना, ताकि उनको हर कुछ महीनों में अपना पोर्टफोलियो बार बार रिव्यू नहीं करना पड़े। लेकिन आप में से जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट का जिम्मा खुद उठाना चाहते हैं, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है एक्टिव चॉइस। अगर आप एक्टिव
एक्टिव चॉइस ऑप्शन चुनते हैं तो टीयर 1 में आप इक्विटीज में अप टू 75% अपना जो एसेट एलोकेशन है वो इक्विटीज में रख सकते हैं, और ये भी जब तक आप एनपीएस में इन्वेस्टेड हैं तब तक, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है। एंड सिमिलरली जो लोग सेफर ऑप्शंस चाहते हैं वो अप टू 100% अपना एलोकेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रख सकते हैं। हाँ, जो AIFs है यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें मैक्सिमम एक्सपोजर 5% ही रह सकता है। और जहां तक बात आती है टीयर 2 अकाउंट की, उसमें तो सब कुछ ओपन है। आप 100% इक्विटीज में या फिर 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी ऑल्टरनेट फंड्स में मैक्सिमम 5% इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं इसे 80% इक्विटीज में रखना, 10% कॉर्पोरेट में रखना, 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना, 5% AIF में रखना, तो वो आप अपने हिसाब से टीयर 2 में तो कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। एक और बात, अगर मान लो आपको किसी दिन ऐसा लगा कि यार मैं एक्टिव की झंझट नहीं लेना चाहता, मैं ऑटो में स्विच करना चाहता हूँ, या फिर आपने थोड़ा ज्ञान ले लिया और आपको लगता है नहीं मैं ऑटो से एक्टिव में जाना चाहता हूँ, या फिर आपके जो ऑटो हैं उसमें भी आप चेंज करना चाहते हो, से LC50 से LC25 में जाना चाहते हो, 75 में जाना चाहते हो, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। आपको साल में 4 बार अपने एसेट एलोकेशन को बदलने का ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट साल में 1 बार आपको अपने पेंशन फंड मैनेजर को बदलने का ऑप्शन भी मिलता है। अब आप बोलेंगे भाई इन्वेस्टमेंट की तो इतनी सारी बात हो गई, अब ये भी बता दो कि इससे पैसा विड्रॉ कैसे होगा और किस रेट से ये पैसा ग्रो होगा, उसकी गणित हम आइए समझते हैं। तो एनपीएस फंड से आप 4 तरीके से एग्जिट ले सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं। पहला होता है नॉर्मल एग्जिट, जो होता है एट एज ऑफ 60 सुपर एन्यूशन यानी रिटायरमेंट के समय। इस समय आपके कॉर्पस में एनपीएस में जितना भी पैसा है उसके 2 पार्ट किए जाते हैं। 60% ऑफ दैट अमाउंट आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एनपीएस में 1 करोड़ रुपए उस समय जमा है तो 60 लाख रुपए तो आप लमसम ले सकते हैं। वहीं जो बचे हुए 40 लाख हैं उसकी आपको एक एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, और इस एन्युटी परचेज करने के साथ साथ आपकी मंथली या ईयरली या क्वार्टरली जैसे भी आप पेंशन स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके एनपीएस कॉर्पस में 5 लाख रुपए या उससे कम है तो आप पूरा पैसा लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा आता है प्री मैच्योर एग्जिट। अगर आप रिटायरमेंट तक वेट नहीं करना चाहते हैं और उससे पहले ही अपना एनपीएस अकाउंट बंद करना चाहते हैं आफ्टर 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूइंग, तो फिर उसमें रूल्स थोड़े से बदलेंगे। इस केस में आप जो विड्रॉ कर पाएंगे, मान लीजिए उस समय अगेन 1 करोड़ रुपए जमा है तो आप सिर्फ 20 लाख रुपए विड्रॉ कर पाएंगे, और 80% की यानी रिमेनिंग 80 लाख रुपीस की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि अगर 2.5 लाख रुपए से कम अमाउंट है किसी भी समय आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ 5 ईयर ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन, तो फिर आप वो पूरा पैसा एज अ लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। क्या एनपीएस से बीच में जरूरत पड़ने पर पार्शियल विड्रॉ भी किया जा सकता है? जी हाँ, अगर आप लगातार 3 साल एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं तो उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर पाएंगे, वो भी अप टू 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन अमाउंट। ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर उसमें जो रिटर्न्स बना है वो सम्मिलित नहीं है, जो आपने ओरिजिनल कंट्रीब्यूट किया है उसका ही 25% तक निकाल सकते हैं। और ये विड्रॉल भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही निकाला जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, इलनेस इत्यादि। एंड लास्टली, अगर अनफॉर्चुनेटली सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस समय जो 100% कॉर्पस है वो उसके नॉमिनी को या लीगल हेयर को एज अ लम सम दे दिया जाता है। तो चलो एक एक्चुअल एग्जांपल से देखते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एनपीएस ट्रस्ट का ऑफिशियल कैलकुलेटर है, इसमें आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले मैंने चुना है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और मैंने यहाँ पर जो फंड टाइप है उसमें बैलेंस लाइफ साइकिल फंड चुन लिया है। मैं एक काम करता हूँ, से इसे LC25 चूज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने इसमें एक बर्थडे ऐड कर ली और बोला है कि एनपीएस में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू ही किया है तो अभी मेरा कोई एग्जिस्टिंग कॉर्पस नहीं है, मैं हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ टिल एज ऑफ 60, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं हर साल मात्र 5% से बढ़ाता भी रहूंगा। मतलब अगर पहले साल मैंने 10,000 रुपए हर महीने डाले हैं तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मैं 10,500 रुपए डालूंगा, जो काफी रीजनेबल है। और मैं जो एन्युटी खरीदूंगा एंड में वो 40% की खरीदूंगा, जो कि बेयर मिनिमम है। अब अगर आप चाहें तो 40% से ज्यादा की भी एन्युटी खरीद सकते हैं, बट मोस्टली लोग 40% ही एन्युटी परचेज करते हैं। और जो एन्युटी रेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7% कर रहा हूँ। मैं 7% क्यों डाल रहा हूँ वो भी मैं आपको कुछ ही देर में एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 8 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मेरा जो कॉर्पस बन रहा है वो 4 करोड़ 63 लाख रुपए का बन रहा है। इसमें से 2 करोड़ 78 लाख रुपए तो एज अ लमसम मुझे मिल जाएंगे,
एंड रिमेनिंग 1,85,00,000 की सब्सक्राइबर को एनवीटी परचेस करनी पड़ेगी, जिससे जो मंथली पेंशन बनेगी वो 1,08,000 रुपए के आसपास की बनेगी। अब यहीं अगर मैं LC25 की जगह बैलेंस लाइफ साइकिल फंड चुन के फिर से इसे रिकैलकुलेट करता हूं, तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि जो रिटर्न है वो 4,83,00,000 से बढ़कर लगभग 6,11,00,000 रुपए हो जाता है, जिसमें से 3.66 करोड़ तो एज अ लमसम मिल जाएंगे सब्सक्राइबर को एंड 2.44 करोड़ की एनवीटी परचेस करनी पड़ेगी। ENPS की वेबसाइट पर जाकर ही आपको एनवीटी के कोटेशंस भी मिल जाएंगे, जो करंट रेट्स क्या चल रही है उसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर अगेन मैंने वही सारी डिटेल भर दी है और एनपीएस का कॉर्पस जिससे मैं एनवीटी परचेस करना चाहूंगा वहां पर मैंने एग्जैक्टली वही अमाउंट डाला है जो पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट हुआ था। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अलग अलग एनवीटी सर्विस प्रोवाइडर्स की यहाँ पर कोटेशन आ चुकी है और जो मैक्सिमम कोटेशन आपको दिख रही है 6 से लेकर 7% के आसपास की दिख रही है। मतलब ये जो 2,44,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, इसका एनुअल जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 6-7% के रेट के आसपास ही मिल रहा है, यानी इतनी की आपको पेंशन मिल पाएगी। अब यहाँ पर टेबल में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एंड विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में जो इंटरेस्ट रेट है वो स्लाइटली लोअर है इन कंपैरिजन टू विदाउट, क्योंकि विदाउट ऑप्शन में अगर एंड में पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो लीगल हेयर हैं या जो नॉमिनी है उन्हें कोई अमाउंट नहीं मिलता है। वेयर एज अगर आप विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में पेंशनर की डेथ हो जाने पर जो भी क्यूमुलेटेड अमाउंट था शुरू में, जो था से इस एग्जाम्पल में 2,44,00,000 रुपए, वो पूरा के पूरा अमाउंट लीगल हेयर को मिल जाता है। और जब तक पेंशनर जिंदा है लाइफ लॉन्ग उनको और कई बार उनके बाद उनकी वाइफ को जो भी ऑप्शन चुना गया है उसके हिसाब से लाइफ लॉन्ग जो ये अमाउंट आ रहा है उतनी फिक्स्ड पेंशन मिलती रहेगी। तो रिटायरमेंट के समय आपको कितना लमसम पैसा मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, उसको आप अपने हिसाब से अपने नंबर्स डालकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो रिटायरमेंट के समय एक ऑप्शन तो ये हो गया कि आप अपना एग्जिट ले लें और उसके साथ लमसम पैसा ले लें और एन्युइटी के थ्रू अपनी पेंशन स्टार्ट करवा दें। इसके अलावा दो ऑप्शंस और हैं आपके पास। अगर आप चाहें तो एनपीएस में टिल एज ऑफ 75 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एनपीएस में जो पैसा है वो टिल एज ऑफ 75 एनपीएस में ही रखे रहने दे सकते हैं विदाउट कंट्रीब्यूटिंग फर्दर, जिससे उस पर और आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। रिटायरमेंट के समय विड्रॉल्स के जुड़ी हुई ये सारी जानकारी मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, जिसे आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैक्स कितना बचेगा एनपीएस में। तो एनपीएस को कहा जाता है ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंट, मतलब एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। इन तीनों ईज का क्या मतलब होता है? पहला ई मतलब इस स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। दूसरा ई इसका मतलब होता है जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है, मतलब इस पर जो भी आपकी ग्रोथ हुई है, जो रिटर्न मिला है वो भी टैक्स फ्री रहता है। एंड लास्टली विड्रॉल के समय आपने जो पैसा निकाला उसमें से 60% जो आपने लमसम लिया और बचे हुए 40% की जो एनवीटी खरीदी, ये पूरा अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। एनपीएस में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही कई सारे टैक्स सेविंग ऑप्शन है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख रुपीस एनपीएस या किसी तरह से दूसरे जो पीपीएफ वगैरह इन्वेस्ट किया गया है वो अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। इसके अलावा 80CCD1B में एडिशनल 50,000 रुपीज भी एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए, यानी कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक का निवेश। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है जो आपकी बेसिक सैलरी का अप टू 10% हो सकता है विद अ हायर कैप ऑफ 7.5 लाख रुपीज, ये पूरा अमाउंट भी अंडर सेक्शन 80CCD2 एग्जम्प्ट होता है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में ये पहले दो डिडक्शन तो नहीं है, लेकिन थर्ड ऑप्शन जरूर है, और वो भी 10% पर नहीं 14% ऑफ बेसिक पर। यानी एम्प्लॉयर अगर आपकी बेसिक सैलरी का अप टू 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो वो पूरा अमाउंट अंडर सेक्शन 80CCD2 एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसकी ग्रॉस सैलरी है 25 लाख रुपए, उसकी बेसिक सैलरी हम उसकी हाफ मान लेते हैं 12.5 लाख रुपए। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C के तहत 1.5 लाख रुपए, 80CCD1B के तहत एडिशनल 50,000 रुपए और 80CCD2 के तहत जो बेसिक सैलरी का 10% है 1,25,000 रुपए, ये पूरा के पूरा अमाउंट एज अ डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम किया जा सकता है। यानी टोटल डिडक्शन हो गया
एनपीएस के अगेंस्ट जो क्लेम किया जा सकता है 3,25,000 रुपए का, और 30% टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से लगभग 97,500 रुपीज की टैक्स सेविंग यहाँ पर हो जाएगी। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजीम जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से हम देखें तो पहले 2 डिडक्शंस तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन 80CCD 2 के तहत ओवरऑल बेसिक सैलरी का अप टू 14% जो यहाँ पर हो जाता है 1,75,000 रुपए, ये पूरा के पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। यानी जो नेट सेविंग यहाँ पर टैक्स की होगी वो होगी 52,500 रुपीज। तो इन कंक्लूजन हम समझते हैं एनपीएस से रिटायरमेंट के समय जो भी लमसम अमाउंट लिया गया है वो टैक्स फ्री होगा, जो एन्युटी परचेज की गई है वो भी टैक्स फ्री होगी। इनफैक्ट एन्युटी परचेज करते समय कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा। आपने जो एन्युटी परचेज करी उसके बाद जो आपकी पेंशन बन रही है वो एज अ सैलरी आपके इनकम में इंक्लूड की जाएगी, उस पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 75,000 रुपीज का। इसके अलावा जो पार्शियल विड्रॉल है जो आप अप टू 3 टाइम्स कर सकते हो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। एंड इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को जो पे आउट किया जाता है वो भी मोस्ट केसेस में टैक्स फ्री रहेगा। तो अगर देखिए टैक्स एंगल से हम म्यूचुअल फंड और एनपीएस को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में ऑफ कोर्स कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, इसलिए उसमें टैक्स भी लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स देखेंगे तो लॉन्ग टर्म 12.5% का टैक्स लगेगा ओवर एंड अबव 1.25 लाख, वेयरएज एनपीएस में ऐसा कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक म्यूचुअल फंड खरीदकर उसी को 30-35 साल तो नहीं चलाने वाले हैं। आप म्यूचुअल फंड स्विच भी करते हैं, भले ही वो से आईसीआईसी के ए फंड से आईसीआईसी के बी फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। इवन इन दोज केसेस आपका एक बार म्यूचुअल फंड सेल होता है और फिर से परचेज होता है और उस समय शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी कैपिटल गेन बना है वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन एनपीएस एक ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर आप बीच में अपना फंड मैनेजर चेंज भी करते हैं या एसेट एलोकेशन चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन यहां पर नहीं लगता है। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारे 11 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इन 11 में से 4 एकदम नए हैं जिनको 3 साल या उससे भी कम हुए हैं, लेकिन बाकी 7 का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है अगेन एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर, लिंक्स वगैरह सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए अगर पिछले 1 साल का हम रिटर्न देखें तो आपको यहाँ पे सारे 11 ऑप्शंस मिल जाएंगे और एक का रिटर्न तो नेगेटिव भी आ रहा है जो कि है एसबीआई, लेकिन 1 साल का रिटर्न बहुत बायस्ड डिसीजन देता है तो उसे तो हम बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। अगर हम 3 साल का देखें तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा सभी के नंबर्स लगभग आसपास दिखाई देंगे। ये सारी बात हो रही है यहाँ पर स्कीम ई यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। इसमें आप देखेंगे एसबीआई सबसे कम है और बाकी सारे ही एक रेंज में हैं। अगर आप 5 साल का देखेंगे तो अगेन सेम पैटर्न आपको नजर आएगा, 7 साल में भी आपको सेम पैटर्न नजर आएगा, इवन 10 ईयर में भी आपको सेम ही पैटर्न नजर आएगा। सभी में एसबीआई को छोड़कर बाकी सब एक रेंज में रिटर्न आपको देते हुए दिखेंगे। सिमिलरली अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कंपैरिजन देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा 10 ईयर के पीरियड में एचडीएफसी में रिटर्न दिखते नजर आएंगे, वेयरएज गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट क्लास जी में आपको एलआईसी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिखेंगे। अगर आप एआईएफ देखेंगे तो उसमें आपको एसबीआई में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे अरे ये अलग अलग एसेट क्लास में अलग अलग पीएफएम कम या ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, इससे मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो किसी एक को ही चुन पाऊंगा। जी नहीं, आप अलग अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग पीएफएम भी चुन सकते हैं। हाँ, इसमें एक कंडीशन ये है कि आपने जो 3 अलग अलग एसेट क्लास है ई, सी और जी, इनमें जो 3 फंड मैनेजर चुने हैं उनमें से ही कोई एक को आपको चुनना पड़ेगा फॉर ऑल्टरनेटिव एआईएफ वाले इन्वेस्टमेंट के लिए भी। एनपीएस को दुनिया का चीपेस्ट पेंशन फंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस है, जिसे हम म्यूचुअल फंड की भाषा में एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। ये मैक्सिमम ही चार्ज किया जा सकता है 0.09% और मिनिमम 0.03% तक ये जाता है। यानी जहां पर ज्यादातर म्यूचुअल फंड 1-1.5% चार्ज करते हैं, 2% चार्ज करते हैं, वहीं ये नॉट इवन 0.1% चार्ज करता है एनपीएस आपसे एज मैनेजमेंट फीस। 0.1 का फर्क है। हाँ, अब 0.1 भी नहीं, 0.1। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपए से 400 रुपए के बीच हैं। बाकी चार्जेस आप देख सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड की तरह एनपीएस में भी एसआईपी की जा सकती है? जी हाँ, अभी एक रीसेंट फीचर लेकर आई है गवर्नमेंट जिसे बोला गया है डी-रेमिट, जिसके अंदर आप अपने बैंक अकाउंट में एक वर्चुअल आईडी ऐड करते हैं और उसके थ्रू आप सर्टेन डेट पर फिक्स तरीके से, जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उसी तरीके से एनपीएस में भी एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी दिन 9:30 बजे से पहले फंड ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको सेम डे का एनएवी अलॉट हो जाता है। एनपीएस का डी-रेमिट सेटअप करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम एक ट्यूटोरियल ट्यूजडेज बना दें तो कमेंट करते जाओ, बना दो। तो एट द एंड हमने सारी कुछ चीजें समझ ली, हमने टैक्स भी समझ लिया, विड्रॉल रूल्स भी समझ लिए, किस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है वो भी देख लिया। तो क्या एनपीएस हमारे लिए फायदेमंद है, इसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लेते हैं। तो देखो, एनपीएस में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया उसमें बहुत ही कम, बहुत ही नॉमिनल मैनेजमेंट फीस लगती है। एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको पेंशन भी मिल जाती है और एक लमसम अमाउंट भी मिल जाता है, वो भी टैक्स फ्री। तो आपके जो पीएफ और ईपीएफ की आप बात कर रहे हो, वहां पर करीब 7.1%, 8% मैक्सिमम उसी के रेट में रिटर्न रहते हैं। एनपीएस के जो रिटर्न, जैसा मैंने बोला, डबल डिजिट में है, 10-11% के आसपास का आपको रिटर्न मिल रहे हैं, जो टोटली टैक्स फ्री भी है। तो अगर आप इसमें अपनी टैक्सेशन का कंपोनेंट लगाते हैं तो जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि कितना आपको बेनिफिट हो रहा है। एट द सेम टाइम जो कॉस्ट है, कॉस्ट सबसे कम है। तो अगर आप कॉस्ट का भी इफेक्ट लेते हैं तो आपको मतलब इतना ज्यादा रिटर्न्स जो टैक्स फ्री है इतनी कम कॉस्ट में किसी और स्कीम में नहीं मिलेगा। वहीं अगर कॉन्स देखें तो इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। इवन पार्शियल विड्रॉल भी आप बहुत रेस्ट्रिक्टिव तरीके से बीच में कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ गई तब भी। उसके अलावा जो एन्युइटी आप खरीदते हैं वो 5-7% के रेंज में ही आपको मिल रही है फिलहाल, और ये एक तरह से आप इंश्योरेंस की तरह समझ सकते हो। जिस तरह से इंश्योरेंस में भी यही रेंज में आपको रिटर्न मिलते हैं, उसी तरह से एन्युइटी में भी आपको इसी रेंज में आपका जो पेंशन है वो मिल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें जो अमाउंट लॉक हो गया एक बार, वो पूरे लाइफ टाइम उस पेंशनर को मिलता रहेगा, तो ये उसके लिए बेनिफिट भी है। इन लास्टली इसमें जो लॉक इन है वो अप टू एज ऑफ 60 इयर्स है। तो अगर आप प्रॉपरली रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के समय गारंटीड पेंशन भी देख रहे हैं और आप थोड़ा सा टैक्स भी सेव करना चाहते हैं, तो इन सारे सिनेरियोज में एनपीएस आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। तो अगर आप खोज रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए स्मार्टर वे टू इन्वेस्ट, तो एनपीएस आपके लिए वो ऑप्शन हो सकता है। और एनपीएस का अकाउंट आप प्रोटियन के थ्रू डायरेक्टली ऑनलाइन घर बैठे भी खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ कैलकुलेटर्स और फंड मैनेजर के जो रिटर्न्स हैं उनके कंपैरिजन के सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूं, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत, बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारा समय लगा है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे #जागरूक जनता लिख दो, ताकि हमें पता चले आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक एनपीएस से जुड़े हुए, तो नीचे कमेंट में लिखते जाना। अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कंबाइन करके हम एक एनपीएस Q&A वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। जाते जाते स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियोस देते हुए जा रहा हूं जो आपको बढ़िया लगेंगे। बाय बाय।